अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बात के साथ मैं हूं आदिल शाहज़ेब। वो रिकॉर्ड निकाल कर आप देख लें कि वो कौन सी गारंटी मैंने दी है, तो आपको आपके सवाल का जवाब खुद मिल जाएगा। मियां शहबाज शरीफ साहब ने 50 रुपए के जनाब एफिडेविट के ऊपर जमानत दी थी कि मैं वापस लाऊंगा, जनाब बेगम रहे। अगर नवाज शरीफ साहब वापस ना आए तो जनाब शहबाज शरीफ साहब तैयारी पकड़ लें नाअहल होने के लिए। तो अदालत जिसने भेजा था नवाज शहबाज शरीफ को की जमानत लेके, अदालत को चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब को बुलाए, उन्होंने कहे भाई को वापस लेके आए। ये तो तमाशा लगा हुआ है। हमारे अभी तक ब्रिटिश के साथ कोई ऐसे कैदियों की वापसी का हमारा उनके साथ कोई वायदा नहीं है। अभी तक हमें कानूनी वो बर्तरी हासिल नहीं है। NRO जिसने भी दिया था, जिनको समझ है उनको पता है किसने दिया था, लेकिन इमरान खान को दुख बढ़ा के वो उसके हाथ से निकल गया। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान FATF से मुतालिक अहम कानून साजी पर इख्तिलाफात के बाद एक बार फिर NRO का जिक्र हो रहा है। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के दावे हो रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म तवातुर से ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को हर हाल में वापस लाया जाएगा और अपोजिशन को NRO नहीं दिया जाएगा। अपोजिशन ये कह रही है कि ना तो हुकूमत से किसी ने NRO मांगा है और ना ही हुकूमत के पास NRO देने का कोई इख्तियार है। वफाकी काबीना की जानिब से नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए तमाम तर कानूनी ऑप्शंस इस्तेमाल करने के दावे के एक ही दिन बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी अदालत से अपील कर रहे हैं कि नवाज शरीफ के जमानत कुनिंदा शहबाज शरीफ को बुलाकर उनसे सवाल किया जाए। पंजाब के वजीर इत्तलात के बकौल शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को वापस ना ला सके तो नाअहल हो सकते हैं, लेकिन आज का सबसे अहम बयान शेख रशीद साहब की जानिब से सामने आया, जिन्होंने नवाज शरीफ की वापसी के इम्कानात को रद्द करते हुए एक बार फिर इस तासुर की नफी नहीं की कि नवाज शरीफ किसी डील के तहत बाहर गए हैं, लेकिन उन्होंने यह वाजे किया कि यह डील वज़ीर-ए-आज़म की मर्जी से नहीं हुई और वो इस पर नाखुश भी हैं। तो ये डील फिर किसने की? अगर हुकूमत या वज़ीर-ए-आज़म इसका हिस्सा नहीं तो फिर क्यों वफाकी वज़रा बार बार डील के तस्करे कर रहे हैं? नवाज शरीफ को कानूनी तौर पर वापस तो नहीं लाया जा सकता, तो फिर दावे इसके क्यों किए जा रहे हैं? बज़ाहिर ये सारा मामला FATF समेत अहम कानून साजी से जुड़ा नजर आ रहा है, जो अपोजिशन की खामोश हिमायत से कौमी असम्बली से फिलहाल बताया यह जा रहा है कि मंजूर हुआ, लेकिन इस पर तफसीली बात करेंगे। लेकिन सेनेट में यह मामला अब अटक चुका है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम हुकूमती अराकीन NRO मांगे जाने का एक दफ़ा फिर जिक्र कर रहे हैं। हुकूमती अराकीन का दावा यह है कि अपोजिशन नैब का खात्मा चाहती है, जबकि अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि हुकूमत इस कानून के तहत नैब जैसे इख्तियारात हासिल करना चाहती है। सच्चाई क्या है, असल मामला क्या है, ये अहम सवालात हैं। क्या FATF की कानून साजी पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई खुफिया बातचीत भी चल रही है, जिसमें अपोजिशन के खिलाफ केसेस खत्म करने की बात हुई हो? शेख रशीद ने आज ये दावा भी किया कि अपोजिशन के जो रहनुमा हैं वो इजलासों में कुछ और बातें करते हैं जो वो बता नहीं सकते। ऐसा क्या राज है जिसकी पर्दादारी है? अगर अपोजिशन कोई गैर आईनी मुतालबात कर रही है तो उन्हें बताने में आर क्यों महसूस हो रहा है? ये बात भी अहम है कि इस दौरान खुद हुकूमती अराकीन के खिलाफ नैब की कार्रवाइयों में भी बताया यह जा रहा है कि तेजी आने वाली है। पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, जिन्हें शराब लाइसेंस केस में तलब किया गया, आज नैब की जानिब से याद दहानी कराई गई कि उनको एक सवालनामा दिया गया था जिसका जवाब अब तक मौसूल उन्हें नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ अलीम खान, खुसरो बख्तियार, उनके भाई हाशिम जमा बख्त के खिलाफ तहकीकात का तस्करा भी हुआ नैब की प्रेस रिलीज में, जबकि खबर यह भी है कि FIA जहांगीर तरीन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और असासा जात की तहकीकात जोरों शोर से कर रही है। लेकिन क्या जहांगीर तरीन खुद मुल्क से बाहर गए हैं या हुकूमत उन्हें वापस लाने का इरादा भी रखती है? आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में से किसके लिए मुश्किल साबित होंगे? तमाम मामलात पर बात करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो सर एक एफिडेविट आज पंजाब हुकूमत ने जारी किया, सामने वो लेके आया, जिसमें मियां शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि मेरे भाई साहब जो हैं वो बाहर जा रहे हैं और उनको वापस लाना मेरी ज़िम्मेदारी है और जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं रेगुलरली वो हम हुकूमत पंजाब को और अदालतों को देते रहेंगे। अब मेडिकल रिपोर्ट गवर्नमेंट ये कह रही है कि पिछले 8 महीनों से हमें कोई नहीं मिली मियाँ साहब की। जी नहीं मिली तो शहबाज साहब से मांग लें, वो दे देंगे। देखिए, अगर किसी ने वादा आपसे किया हो, रिटर्न एक मायदा हो कि वो रिपोर्ट देंगे, वो रिपोर्ट नहीं दे पाए तो आप उनसे रिपोर्ट तलब कर लें। शहबाज साहब से अगर अदालत मांगे तो वो दे देंगे? नहीं, पंजाब गवर्नमेंट से अगर मायदा हुआ है, जिम्मेदारी उन्होंने उठाई, एक जिम्मेदार आदमी है, ठीक 10 साल पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, अननोन आदमी नहीं है। अगर उन्होंने वादा किया हुआ है जैसा आप बता रहे हैं एफिडेविट, तो उनसे एक खत लिखकर तलब कर लें कि आपने वादा किया था, आप रिपोर्ट नहीं मुहैया कर सके, जो भी वजूहात हैं आप रिपोर्ट मुहैया कर दें। तो सर ये 6-7 महीने वादा खिलाफी, तो फिर उनकी बात ठीक है ना कि उन्होंने वो माजरत कर देंगे मुझसे वादा खिलाफी हो गई,
अगर आपने पहले तलब नहीं किया, आज आपने तलब करना चाहते हैं तो कर दें। ठीक, तो ये अब ऐसे जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो हाई कमिश्नर वहाँ पर हैं वो सारी सूरत हाल से आगाह हैं। अच्छा, ये मेरी नॉलेज है, हो सकता है ये बात दुरुस्त ना हो, लेकिन मुझे जो मेरी नॉलेज है वो यही है कि उनको पता है सारे मामले का। अच्छा, मतलब वो कर रहे हैं, क्योंकि इसी एफिडेविट में तस्करा ये है कि अगर कोई डाउट हो वफाकी हुकूमत को तो वहाँ पे हाई कमिश्नर भी हैं, कोई नुमाइंदे जाके उनके डॉक्टर से और खुद उनसे मिल भी सकते हैं। बिल्कुल, जो बात हुई थी, जो एफिडेविट दिया गया है, उस पर पूरा उतरना शहबाज शरीफ साहब का काम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अब ऐसे अगर वो कमी रह गई है उसके अंदर तो वो तलब कर लें कि भाई आपसे ये आपने मुहैया नहीं किया, मुहैया कर दें, वो मुहैया कर देंगे। नवाज शरीफ साहब की सेहत अभी ठीक है, सियासत कर रहे हैं वो? नहीं, नवाज शरीफ साहब की सेहत जब यहाँ से गए थे सबको पता है क्या रिपोर्ट्स हैं। बिल्कुल, उन रिपोर्ट्स में तो कोई शुबा नहीं होना चाहिए ना। 4 मुख्तलिफ डॉक्टर्स की टीम ने रिपोर्ट दी। यहाँ से जब गए हैं तो बहुत उनकी हालत ख़राब थी। वहाँ डॉक्टरों ने 3-4 महीने लगाए, स्टेबलाइज़ किया उनको। उनकी जो मुख्तलिफ बीमारियाँ थी, तो एक को ठीक करते थे, दूसरी पे फ़र्क पड़ता था। उसके बाद जहाँ तक मेरी नॉलेज है, मैं अब सिर्फ अपनी नॉलेज की बात कर रहा हूँ कि 3 ऑपरेशन होने हैं। ठीक, वो वहाँ पर रुके हुए हैं कोरोना की वजह से, ऑपरेशन नहीं होते आजकल। तो जैसे ही वो शुरू होंगे तो 3 यके बाद दीगरे 3 ऑपरेशन करवाने हैं। और मैंने ये भी सुना है, मैं इसकी तस्दीक अपनी तरफ से नहीं कर सकता, कि शायद एक ऑपरेशन अमेरिका में होगा। अच्छा, ये भी मैंने बात सुनी है। ये सारी जो हकीकत मेरे इल्म में है, अगर आप चाहते हैं तो मैं पूरी तहकीक करके और आपको बता सकता हूँ कि और जैसे ही वो उनके ऑपरेशंस वगैरह हो जाते हैं तो उनका प्लान यही है कि वो पाकिस्तान वापस आएंगे। जी बिल्कुल, पाकिस्तान आएंगे। वो आपको याद होगा कि 2 साल पहले भी लंदन में थे जब ये कन्विक्शन हुई, तो वहाँ से पाकिस्तान आकर जेल चले गए थे। सही, ठीक। लेकिन इलाज कराना उनका हक है। ये बात अगर सब समझ लें तो फिर बात समझने में वैसे वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह का एफिडेविट शहबाज शरीफ साहब ने लिखा है तो फिर उनको वो डॉक्यूमेंट्स तो प्रोवाइड करने चाहिए। जी बिल्कुल प्रोवाइड करने चाहिए थे। अगर उनसे कोताही हो गई है तो तलब कर लें कि बता दें यार आपने नहीं की, आप जमा करवा दें। ठीक, और शहबाज शरीफ साहब तैयार हैं, सब कुछ दे देंगे। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने वादा किया तो बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। ठीक। अच्छा सर, ये FATF वाला जो मामला है उसमें नेशनल असम्बली में तो क्या आप एग्री कर गए थे? जो आपकी अमेंडमेंट थी, आपने हमारे शो में ही कहा था कि 2 ऐसे वो थी क्लॉजेस थी जिनमें वो डिटेंशन वगैरह, और आपने उनसे ये पूछा भी कि जी ये ड्राफ्ट किसने किया, उनके पास इसका जवाब भी नहीं था, वो उन्होंने निकाल ली। नेशनल असम्बली से तो मंजूर हो गई थी, लेकिन सेनेट में फिर क्यों वही चीज़ें जिसमें कोई अमेंडमेंट वगैरह नहीं हुई, वही चीज़ फिर सेनेट में अपोजिशन जो है मुस्तरद कर? नहीं, ये वो बिल नहीं है। देखिए, आज FATF में भी सियासत हो रही है, बदकिस्मती ये है। और मैं आपको हकीकत से कहता हूँ कि जितनी कोऑपरेशन इस अपोजिशन ने की है FATF के मामले में, शायद कभी किसी अपोजिशन ने ना की हो। 9 बिल थे टोटल। ठीक, 2 हमने रिजेक्ट किए। अच्छा, हमने कहा ये खौफनाक बिल है, आप कर क्या रहे हैं। एक CRPC की अमेंडमेंट थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक, वो रिजेक्ट हो गया। एक इकोनॉमिक टेररिज्म के नाम पे एक बिल था जिसमें 180 दिन तक आप किसी पाकिस्तानी शहरी को गायब कर सकते थे। ठीक, उसके पास कोई रिकोर्स नहीं था। अच्छा, जिस पाकिस्तानी शहरी को आप समझें, आप कहें मुझे इस पे शुबा है, आदिल शाहजेब पे शुबा है, आदिल शाहजेब 180 दिन गायब। अच्छा, और जहां उसको रखे आपकी अपनी मर्जी है। लेकिन सर वो तो निकल गई थी। नहीं, तो हमने पूछा कि जनाब ये कर क्या रहे हैं। हाँ। ये किसने बिल बनाया है? कोई जवाब नहीं आया। फिर हमने कहा जी इसको विड्रॉ करें। वो बिल विड्रॉ हुआ। हमने फिर बाद में हमें बताया कि FATF का बिल ही नहीं था। अच्छा, तो FATF के अंदर भी इस किस्म के खौफनाक कानून डालने की कोशिश की गई। उसके बाद 5 बिल्स जो हैं उनमें हमने अमेंडमेंट्स की। अच्छा, हुकूमत गलत बिल लाई थी। हमने उनको बताया जनाब ये गलत बिल आप ला रहे हैं, कर क्या रहे हैं, ये तो कल मुल्क भी फंस जाएगा और इस मुल्क के अवाम भी फंस जाएंगे। ये तो मुल्क के मफाद का सौदा कर रहे हैं। क्योंकि आप FATF के अंदर जो चीज़ लेते हैं किसी से, जो इख्तियार लेते हैं, वो इख्तियार उस मुल्क को भी मिल जाता है जिससे आप डील कर रहे होते हैं। और अब जो FATF है वो कंसंट्रेट कर रहा है कि पैसा कहाँ पर जा रहा है। वो इस बात पे कंसंट्रेट नहीं कर रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये बड़े एक टेक्निकल बात थी, बड़ी खौफनाक चीज़ें थी। FATF का अपना माहौल भी बदल गया है। ये चीज़ें पब्लिक में करने वाली नहीं हैं। FATF एक ऐसा मामला है जिसके अंदर बहुत सी मज़ीद बातें होती हैं, क्योंकि मैंने खुद इससे डील किया, मैं इस मामले को जानता हूँ। ये बातें पब्लिक में नहीं की जाती। बहरहाल अब ये पब्लिक डिबेट का हिस्सा बन गई हैं बदकिस्मती से।
तो अब 2 बिल रह गए। एक वक्फ प्रॉपर्टीज का बिल है, एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट में के अंदर बहुत सी तरामीम हमने दी, उनमें नेगोशिएट हुई, एग्रीमेंट हो गया। अच्छा, 2 बेसिक चीजें अब रह गई। एक ये था कि नॉन कॉग्निजेबल को कॉग्निजेबल बनाया गया। बिल्कुल, यानी आप किसी शख्स को आप कहें जी मुझे शुबह है, आप गिरफ्तार कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल में कोर्ट में जाके बताना पड़ता है कि इन वजूहात की बिना पर मुझे इस शख्स पे शुबह है या ये शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा, मुझे इसको अरेस्ट करने की इजाज़त दी जाए। ठीक, फिर कोर्ट आपको इजाज़त देती है अरेस्ट की। अच्छा, कॉग्निजेबल में आप किसी बंदे को किसी वक्त भी उठा के अंदर कर सकते हैं। तो ये हुकूमत को शौक है लोगों को अंदर करने का। ये कवानीन काले कवानीन है। दूसरा इशू ये था कि नैब का इतलाक, आमला नैब के अंदर भी तफ्तीश कर सकता है। नैब के कानून में ऑलरेडी आमला का मामला मौजूद है। जब आप यहाँ नैब को लाएंगे तो दोहरा कानून हो जाएगा। मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मुझ पे नैब का इतलाक हो जाएगा। ठीक, आप आम शहरी हैं, आप पे आमला का इतलाक होगा। हमने ये कहा कि सब पे आमला का इतलाक रहने दें, नैब के पास मामला ना ले। अच्छा, अब ऐसे नैब के पास मामला ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, लेकिन जब आप आमला के तहत कुछ करेंगे तो सब पाकिस्तान के तमाम शहरियों को बशमूल पब्लिक ऑफिस होल्डर पर उसका इतलाक बराबर होना चाहिए। अच्छा, इस पर पीपल्स पार्टी का मौकिफ लेते हैं। बिलावल भुट्टो के तर्जुमान सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब नाज़रीन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्तफ़ा खोखर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अभी सेनेट में तो मामला, आपने तो बिल मंजूर नहीं किए, अब व्हाट्स नेक्स्ट? मतलब अगर ये कौमी सलामती का मामला है, पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़रूरी था। एक तो ये कि फिर इसमें सियासत क्यों हुई? क्योंकि कल जो सेनेट में हुआ उससे तो लगा ये कि फैसल जावेद ने जो बातें की बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ, उससे नाराज़ होकर पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि नहीं जी, हम बिल में आप मंजूरी में आपका साथ नहीं देंगे। क्या यही वजह थी? और अगर ये वजह थी तो फिर कौमी सलामती पे तो देखिए समझौता नहीं होना चाहिए। ये कौमी सलामती जो लफ्ज है जी, ये सिर्फ इसका इतलाक पाकिस्तान की अपोजिशन पर होता है और हुकूमत पर कोई इसका इतलाक नहीं होता। अगर पाक भारत कशीदगी अरूज पे हो, दोनों मुल्कों में जंग का माहौल हो और वजीर आजम बैठने से इनकार कर दें अपोजिशन रहनुमाओं के साथ और आर्मी चीफ को आकर उन्हें ब्रीफिंग देनी पड़े, तो क्या उस वक्त कौमी सलामती का मसला खड़ा नहीं होता कि वजीर आजम पर क्या जिम्मेदारी है और उनको एक स्टेट्समैन का रोल प्ले करना चाहिए? ये कौमी सलामती का जो क्राइटेरिया है, ये सिर्फ पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए क्यों है? अगर जिस तरह अब्बासी साहब ने अभी कहा, 9 बिल्स थे टोटल। 9 बिल्स में से अगर हम 7 बिल कंस्ट्रक्टिवली एंगेज कर हुकूमत के साथ, उनको हम एक कंसेंसस के साथ, और इसमें मैं हुकूमत की भी तारीफ करूंगा कि जो 7 बिल हमने कंस्ट्रक्टिवली एंगेज करके हमने पास किए, तो क्या उसके बाद फैसल जावेद की या शहजाद वसीम साहब की वो तकारीर बनती हैं जो उन्होंने की? और अगर वो तकारीर उनकी बनती हैं तो फिर उसके जवाब में फिर हम भी ये कहेंगे कि कौमी सलामती की जितनी जिम्मेदारी हम पर है उतनी जिम्मेदारी उन पर भी है। ठीक। और पिछले 2 सालों में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी इन्होंने वेस्ट नहीं हाथ से जाने दी कि जिसमें इन्होंने पॉलिटिकल माइलेज हासिल करने के लिए इन्होंने ऑपोजिशन को मौजूद इल्जाम ठहराया हो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूं आदिल भाई, आप सच्चाई जरा नाजरीन के सामने रखें कि क्या फैटफ का ताल्लुक नवाज शरीफ से और आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग से है, या फैटफ का ताल्लुक हमारी उन 3 दहाइयों की जो पॉलिसीज हैं जो बैकफायर कर गई हैं उनसे? नहीं, आपकी बात बिल्कुल 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 मुस्तफा साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो हमारी पॉलिसीज रही हैं वो सारी रही हैं। इसमें देखें, अभी चलें वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। अभी जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है, तो जो आपकी अमेंडमेंट्स हैं, अब्बासी साहब भी बैठे हुए हैं, आप भी बिलावल भुट्टो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर तो आपकी अमेंडमेंट मान ली जाती हैं तो फिर जॉइंट सेशन में तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, मंजूर हो जाएंगी जो भी अभी फिलहाल जिन्हें हम होप करते हैं कि सैनिटी प्रिवेल्स और जॉइंट सेशन में हुकूमत की जानिब से एक मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जाएगा। और जो इस वक्त पाकिस्तान में जो सूरत हाल है उसके ऊपर पाकिस्तान की ऑपोजिशन की तो आप बात माने ही ना, उसको एक साइड पे रख दे। ठीक। इस वक्त यूरोपियन यूनियन क्या कह रहा है नैब के मुतालिक और पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के मुतालिक? इस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच क्या कह रही है? इस वक्त ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान क्या कह रहा है?
तो जब आप इन सारी चीजों को मद्देनजर रखेंगे तो हमारे खदशात जो है वो बेजा नहीं है। ठीक। और फिर आप इस चीज को भी मद्देनजर रखें कि इस वक्त हमारी जो बिजनेसमैन है, हमारी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रही है। ठीक। उस सूरत हाल में हम अपने बिजनेसमैन को, हम अपने ताजरों को, उनको एक्सपोज कर दें कि एक किसी भी, हमारे यहाँ तो जाली FIR एक रिवाज है, एक आम जाली दरखास्तें लोगों के ऊपर देना एक रिवाज है। तो क्या हम सियासतदानों को तो छोड़ें, हम तो जो चीजें भुगतते हैं हम भुगतते रहेंगे, लेकिन क्या हमें अपने मुल्क के ताजरों को, बिजनेसमैनों को एक्सपोज करना चाहिए कि जिसमें पुलिस उन्हें सिर्फ एक इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर उठा के अंदर कर दे? ठीक ठीक। हमें मामलात को बड़े उससे हमारी ये देखें, नैब की जो रही वजीर आजम ने खुद कहा, उन्होंने कि मेरी जो बिजनेस कम्युनिटी है इस मुल्क में वो नैब की वजह से काफी परेशान है और उसके हमारे इकोनॉमी के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आए हैं, इसीलिए वो एक ऑर्डिनेंस लेकर आए। नैब के कानून के अंदर उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम की। ठीक। तो हमें इन सारी चीजों को मद्देनजर रखना है और मद्देनजर रखकर हम कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करेंगे हुकूमत के साथ, और अगर हुकूमत उसमें मैच्योरिटी का मुजाहरा करेगी तो ये कौमी सलामती का इशू है और इस कौमी सलामती के इशू पे हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं। ठीक। मुस्तफा नवाज खोखर साहब, बहुत शुक्रिया। अबाई साहब, बड़े पॉजिटिव नोट पे उन्होंने ख़त्म किया कि अगर हम कंस्ट्रक्टिवली, वो पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं, हम गवर्नमेंट के साथ इंगेज करने के लिए तैयार हैं। होपफुली सैनिटी विल प्रिवेल। जो भी आपके एतराज़ात हैं अगर ये दूर हो जाएं फिर तो कोई मसला नहीं है ना। मेरे भाई 7 बिल तय हो गए, 2 और भी। वक्फ के बिल में भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, माइनर एडजस्टमेंट्स थी उसकी और बिल्कुल वो सही एडजस्टमेंट्स हैं। इस बिल में भी अगर आप खुले जहन से, खुले दिमाग से सोचें कि आप मुख्तलिफ लोगों पर मुख्तलिफ कवानीन का इतलाक़ कैसे कर सकते हैं। नैब को तो डाइल्यूट करने की बात हो रही है, नैब का एम्बेड बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये मुमकिन नहीं है। नैब एक काला कानून है, वो मुल्क को तबाह कर रहा है। अब यानी मैं MNA हूँ, मुझ पर वही पाकिस्तान का कानून का इतलाक़ होना चाहिए ना, या मुझ पर एक काले कानून का इतलाक़ होना चाहिए। आप भी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे ऊपर काला कानून आएगा, आप पे आम कानून आएगा। मतलब आपका एतराज है कि पब्लिक ऑफिस होल्डर पे जो कानून लग रहा है वो सब पे वही लगाएं, अगर वो इतना अच्छा कानून है। हाँ। सब पे, और या जो आम शहरियों पे लग रहा है वो भी। तो मैं भी आम शहरी हूँ ना, मुझे भी वही कानून के तहत आप। अच्छा, ये शहजाद अकबर साहब ने ये कहा है कि जी मनी लॉन्ड्रिंग बिल में किसी को 170 दिन तो क्या 1 दिन कैद की शिक नहीं। मेरा चैलेंज है असेंबली में शिकवार मुज़ाकरा कर लें, पूरी कौम जान लेगी सच क्या है। असल इशू नैब और आपकी ज़ाती मनी लॉन्ड्रिंग है, वो तो मनाजरा करने के लिए तैयार है। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, रहने दें। देखिए, जो लोग सच ना बोलते हो ना, जिनका काम ही झूठ बोलना हो, तो उनसे आप क्या तवक्को करेंगे। कानून मैंने आपको दिखाया हुआ है, जो इकोनॉमिक टेररिज्म यही बनाकर लाए थे, 180 दिन की शिक उसमें थी। आज भी जब आप आमला पे नैब का इतलाक़ करेंगे तो 90 दिन तो गए ना, कोई बेल नहीं है। ये बात है ना, नैब के कानून में बात है ना कि 90 दिन आप रिमांड पे रख, मैं 70 दिन रिमांड पे रहा हूँ, 90 दिन आप रिमांड पे रख सकते हैं। ऊपर से आप इकोनॉमिक टेररिज्म का बिल लेकर आए थे कि ये भी FATF का बिल है, हालांकि बाद में खुद कहा कि नहीं है। उसके अंदर 180 दिन आप किसी पाकिस्तानी शहरी को गायब कर सकते हैं। हमने चेक किया, ऐसा कानून मॉडर्न हिस्ट्री में सिर्फ आयरलैंड में लगाया गया था जब वहाँ IRA पीक पे थी। सही। जो इंडिया ने कश्मीर में कवानीन लगाए हैं वो भी इससे कम है। अच्छा सर, इस पे इंगेजमेंट की बात करते हैं, जिस तरह मुस्तफ़ा खोखर साहब ने कहा, अभी कोई राब्ता उसके बाद हुआ? कल जो सेनेट में हुआ उसके बाद? देखिए, ये इस सारे झगड़े की ज़रूरत ही नहीं थी। हम बैठ के बात कर रहे थे इन FATF के कवानीन पर, और हमने हुकूमत को कहा कि आप अगर नैब के कानून को अलहदा रखना चाहते हैं, वो भी हुकूमत लेकर आई थी, हमने कहा अलहदा रहने दें, हम कौमी सलामती समझते हैं। नैब भी बड़ा सीरियस कौमी सलामती का इशू है, क्योंकि हुकूमत नहीं चल रही जब तक नैब होगा। हमने कहा इनको तय कर लें। 7 बिल हो गए, वक्फ पे भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन यकदम हुकूमत को जोश आया और बिल पास करने शुरू कर दिए। और सेनेट में तमाम सेनेट की जो ट्रेडिशंस हैं, जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रूल्स हैं, उनको पामाल करके बिल्स को वोट आउट कराया गया। सेनेट में पूरी सेनेट की मेजॉरिटी कह रही थी कि इनको कमेटी में भेजें, कमेटी में बैठकर बात होगी, अगर आपकी बात दुरुस्त है हम मान लेंगे। यहाँ तो उन्होंने कहा बस नहीं, सारे
मोशन मूव हुआ कि कमेटी में भेजे, वो पास हो गया। मोशन मूव हुआ कि प्रेजेंट किया जाए, वो फेल हो गया। उसके बावजूद चेयरमैन सेनेट ने, और ये वही मामला होता है जब आप चेयरमैन 2 नंबर लगाएंगे। ये मैं 2018 में जब ये इलेक्शंस हुए, मैंने सबको कहा था कि ये जो आज आप काम कर रहे हैं, पैसे देकर आप वोट खरीद के चेयरमैन लगा रहे हैं, तो इसके असरात आप देखेंगे। हासिल बिजिजो जैसा आदमी जो आज हम में नहीं है, अगर वो आज पाकिस्तान की सेनेट का चेयरमैन होता, आप मुल्क की इज्जत, आप जमहूरियत की इज्जत, आप सेनेट की इज्जत देखते। आज आपने लोग लगाए हुए हैं जो वैसे ना रूल को समझते हैं। साथ वो जो 14 लोग थे वो आप में थे, पीपल्स पार्टी में थे, ना कोई कार्रवाई हुई। नहीं, वो 14 वो तो नो कॉन्फिडेंस के हिस्सा थे ना। हाँ। मैं जब बनने की बात कर रहा हूँ, अच्छा, जो वहां पर पैसे चले, अरबों रुपया लगा, फिर भी एक मौका तो था ना आपके पास, मौका था हासिल साहब को लाने के जो लिए। मौका था, 14 लोग बिक गए। तो कार्रवाई क्या हुई उनके खिलाफ? कार्रवाई देखिए, सीक्रेट वोट होता है, किसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ऐलानात तो नहीं है ना, ऐलानात तो हुए थे। नहीं, ऐलानात हुए तो गलत हुए। सीक्रेट वोट में आप क्या कार्रवाई करेंगे? जो आदमी जमीर बेच दे वो कुरान पर हलफ भी उठाने को तैयार होगा। और मैं तो गलत समझता हूँ कि एक इलेक्टेड आदमी को आप कहें नहीं तुम कुरान पे हलफ उठाओ, तुमने वोट सही दिया था। ये उनको छोड़ दें, अल्लाह ताला इनके फैसले कर देता है, इसी दुनिया में कर देता है, यकीन करें। मैंने बहुत ये तमाशे देखे जिंदगी में। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साजिन, बड़ी अहम गुफ्तगू यहाँ पर हुई और जो सवालात शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने और मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने रेज किए, फवाद चौधरी साहब हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे। फैटफ के मामलात हों या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के मामलात हों, उनसे तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नवाज शरीफ बीमार नहीं, नवाज शरीफ सख्त बीमार है। नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में हो सकता है, नवाज शरीफ का इलाज पाकिस्तान में मुमकिन नहीं। नवाज शरीफ को बाहर नहीं जाने देंगे, नवाज शरीफ को बाहर चले जाना चाहिए। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली थी, नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली नहीं थी। नवाज शरीफ डील के जरिए बाहर गए, नवाज शरीफ से कोई डील नहीं हुई। नवाज शरीफ को वापस लाएंगे, नवाज शरीफ का वापस आना मुश्किल है, अदालत बुलाए। ये हुकूमती अराकीन और वज़रा के वो यू टर्न्स और उनके बयानात हैं, तजादात हैं जो नवाज शरीफ की बीमारी से शुरू हुए और नवाज शरीफ की वापसी के मुतालबे पर खत्म हुए। ये मामला क्या है, हुकूमत खुद एक पेज पर क्यों नहीं दिख रही, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वफाकी वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कल वजीर आजम साहब ने भी और आपकी काबीना के कई वज़रा ने बार बार ये कहा कि नवाज शरीफ साहब को हर हालत में वापस लाया जाएगा। अब एक तो यह कि कानूनी ऑप्शंस पर बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि कैसे आप वापस लाएंगे। आज आपने खुद फरमाया कि जी अदालत शहबाज शरीफ को बुलाए और उनके जरिए उनसे पूछे कि जी आप भाई के गारंटर थे, किधर है आपका भाई? तो कैसे आप हर हालत में वापस मंगवाएंगे जब आपको क्लैरिटी नहीं है, कानूनी ऑप्शंस ही आपके पास मौजूद नहीं है? नहीं, सबसे पहले तो आप इसलिए ये सवाल पूछ रहे हैं कि आपको फिर शायद बैकग्राउंड नहीं पता है नवाज शरीफ साहब कैसे बाहर गए। नवाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक केस था, उसमें उनको सजा हुई। सजा होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं बहुत बीमार हूँ। उस बीमारी के लिए उन्होंने अदालत में रुजू किया। अदालत ने मामला भेजा वफाकी काबीना के पास कि आप इसको देखें। वफाकी काबीना ने ये किया कि उनको जितनी केसेस में उनको सजा हुई थी 2.7 बिलियन रुपीस के था गालिबन, उतने का श्योरिटी बॉन्ड बना के वफाकी काबीना ने कहा कि उनको हम ECL से रिमूव कर देते हैं। अदालत ने कहा कि नहीं, इसको बिल को हम शहबाज शरीफ साहब की जमानत से इस श्योरिटी को जो है रिप्लेस कर दें। लिहाजा इंस्टेड ऑफ द बॉन्ड जो उन्होंने जमा कराना था, उसके बजाय शहबाज शरीफ साहब वहां पे गारंटर बने, उन्होंने एफिडेविट दिया और उसके बाद जो है नवाज शरीफ बाहर चले गए। अब देखें, दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो यह है कि हम डायरेक्टली जाके एक्सट्राडिशन का कहें वहां पे लंदन को कि आप एक्सट्राडाइट करें, लेकिन दूसरा रास्ता यह है कि अदालत जो है वो शहबाज शरीफ साहब की जो गारंटी है उसको कन्फिस्केट करे और उसके बाद हुकूमत को ये हुक्म दे कि उनके एक्सट्राडिशन की जो है वो कार्रवाई शुरू की जाए। अब आप चूंकि बरतानिया में रहे हैं और आपको वहां के सिस्टम का बड़ा अच्छा तरह पता है, अगर आप एक इफेक्टिव कार्रवाई चाहते हैं तो अदालत का जो ऑर्डर है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा बनिस्बत एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के। तो हमारी जो लीगल स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल क्लियर है। वो ये है कि पहले तो शहबाज शरीफ साहब को बुलाना चाहिए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए,
और उसके बाद एक्सट्रेडिशन की कार्रवाई जो है वो अदालत शुरू करवाए। अच्छा चौधरी साहब, ये जो एफिडेविट है जो आज सामने आया है उसमें शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, अंडरटेक कर रहे हैं कि इफ एट एनी स्टेज द फेडरल गवर्नमेंट हैज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन दैट मियां नवाज शरीफ इज लिविंग अब्रॉड डिस्पाइट हिज फिटनेस टू ट्रैवल, अ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम पाकिस्तान हाई कमीशन वुड हैव अ राइट टू मीट विद हिज फिजिशियंस टू वेरीफाई और कंफर्म अबाउट हिज हेल्थ। ये तो आप कर सकते हैं ना? नहीं, ये कर चुके हैं। अच्छा, ये हुआ ये था कि आप मार्च में, ये फरवरी में नवाज साहब का जो अपना मामला था एक्सट्रेडिशन का वो शुरू हुआ था। फरवरी में उन्होंने ये किया कि अदालत ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स दें, उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट्स देने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि पंजाब हुकूमत को भेजा अदालत ने कि आप इसको देखें और आप इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें। पंजाब हुकूमत ने फिर वहां पे कहा, हाई कमीशन को कहा आप जाके चेक करें। तो आपको मालूम है कि जब तक डॉक्टर्स को फैमिली एक्सेस ना दे, वहां के डॉक्टर्स जो हैं वो आपको अलाउ नहीं करते, के बारे में नहीं। तो वहां पे जो हाई कमीशन था उसको एक्सेस डिनाई कर दिया गया। अब उसके बाद जब पंजाब हुकूमत ने पास दोबारा आया, पंजाब हुकूमत ने फिर इस बुनियाद के ऊपर उनकी बेल में एक्सटेंशन जो है वो डिनाई कर दी। और उसके बाद 12 मार्च को एक खत लिखा गया यूके की गवर्नमेंट को और उनको ये तमाम सूरत हाल पे जो है वो अप्राइज किया गया। अब उसके बाद हुआ ये कि यहाँ कोरोना आ गया, जिसकी वजह से जो एक्सट्रेडिशन की जो प्रोसीडिंग्स थी या जो मामला था वो वहां पे रुक गया। अब कोरोना से यहाँ जान छुट्टी है तो दोबारा वो प्रोसीडिंग जो है वो शुरू हो रही है। अच्छा चौधरी साहब, आपसे पहले शायद खाकान अबाई साहब के सामने मैंने ये सारे सवालात लिख के रखे कि शहबाज शरीफ साहब अगर अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जनाब हम एवरी 30 to 40 डेज हम रेगुलर अपडेट्स, उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जो हैं वो पंजाब गवर्नमेंट से और अदालतों से शेयर करते रहेंगे, तो क्यों अभी तक 7-8 महीने तक वो नहीं हुआ? तो उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल शहबाज शरीफ ने अगर अंडरटेकिंग ये दी है तो ये देना चाहिए था। अभी भी अगर हुकूमत उनसे पूछे तो डेफिनेटली शहबाज शरीफ साहब देंगे। तो ये तो बड़ा ऐसा मामला है कि कान को यहां से पकड़ने वाला मामला है। सिंपली आप कोर्ट में चले जाएं कि जी शहबाज शरीफ को आप मंगवाएं, शहबाज शरीफ से पूछें, अगर आप उनकी मेडिकल रिपोर्ट से मुतमईन हो जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब महीने 2 महीने में अपना इलाज कर लें, नहीं मुतमईन होते तो अदालत ही उन्हें फिर कह देगी कि जी अपने भाई को वापस लाएं। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। यही किया गया जो आपने कहा, एग्जैक्टली वही किया गया। फरवरी के एंड में शहबाज शरीफ साहब को अप्रोच किया गया और उनको कहा गया कि अपने भाई की मेडिकल रिपोर्ट शेयर करें। वो मेडिकल रिपोर्ट शेयर नहीं हुई। उसके बाद दोबारा पंजाब हुकूमत ने रिमाइंडर दिया, उसके बाद फिर जो है वो शेयर नहीं हुई। डॉक्टर अदनान जो हैं, जो उनके एक फैमिली डॉक्टर हैं, उनके साइन से एक खत जो है, खत टाइप जो चीज़ है वो आई कि नवाज शरीफ साहब वहाँ पे इलाज करा रहे हैं ये वो, और उनको कहा गया कि आप सब्सटेंशिएट करें। वो सब्सटेंशिएट नहीं कर सके और उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत ने उन्हें मफरूर डिक्लेयर कर दिया क्योंकि उनकी जमानत जो थी वो एक्सटेंशन नहीं हुई। लिहाजा ये तमाम प्रोसीडिंग जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सजेस्ट की है आपको, वो उसी के मुताबिक ही किया गया और वो नहीं हुआ और इसीलिए फिर बरतानिया की हुकूमत को 12 मार्च को गालबन ये खत जो है वो लिखा गया। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, 2 चीज़ें, एक तो 2-3 आपके ऐसे मिनिस्टर्स, ऑल्दो मैं देख रहा था शाहजेब के प्रोग्राम में कि आपने तो इसको डिनाई किया कि हम ये नहीं कह रहे कि कोई डील वील हुई है, ना पीछे से किसी ने किया ना हमने किया, लेकिन क्यों बार बार ये तासुर दिया जा रहा है? शेख साहब आज भी बोले कि जी हम उसको वो नहीं कर सकते कि हमसे डील नहीं हुई, बाकी समझदार लोगों को पता है कि कहाँ पर डील हुई। ये क्यों, कहाँ क्या कोई डील हुई है? आप कैटेगोरिकली क्यों नहीं कह देते कि जी ना गवर्नमेंट से हुई है ना कहीं और से हुई है, अदालत ने उन्हें जाने दिया, काबीना ने उनको इजाज़त दे दी, वो चले गए। डील का ये क्यों बार बार जिक्र हो रहा है? मैंने कैटेगोरिकली ही कहा था प्रोग्राम में कि ना हमसे डील हुई है ना फौज से डील हुई है। और हुआ क्या था, बड़ा सिंपल था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने सारी काबीना के सामने ये केस रखा और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके ऊपर पूरी डिस्कशन हुई, 6 घंटे डिस्कशन हुई थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वोटिंग कर लेते हैं, आप लोग समझ बाहर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। शेख रशीद साहब का सबसे पहला हाथ था कि उनको बाहर भेजना चाहिए, हाथ भी उनका था और उन्होंने कहा कि उनको फौरन भेजना चाहिए। शेख रशीद साहब अब भी इस हक में नहीं है कि उनको वापस लाना चाहिए, लेकिन वो पीटीआई के नहीं है। शेख रशीद साहब की एक पार्टी है, उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा ख्याल है कि हमें पार्टीज के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी अपना व्यू तो इन्फोर्स नहीं कर सकते। शेख साहब का अपना व्यू होगा, लेकिन हकीकत यह है कि ब्लेम करना फौज को या कि प्राइम मिनिस्टर को बिल्कुल गलत है।
क्योंकि देखिए हमारे सामने 6 घंटे 7 घंटे डिलिब्रेशन हुई, लोगों ने अपने हाथ खड़े किए। जो लोग आज कह रहे हैं डील करके गए और वहां पे जाए, तो वो फिर वहां पे जो इतनी देर उन्होंने वहां पे बैठ के जो चाय पी के और जो हाथ खड़े कर रहे थे, वो क्या तमाशा था? आप ना करते, हिम्मत करनी चाहिए ना। उस वक्त जरूरत नहीं करते हैं, बाद में कह देते हैं कि डील हो गई है, ये हो गया, वो हो गया। या तो आपके दिल में जो बात है आप खुल के सामने रखें कि मेरा ख्याल है ये होना चाहिए, नहीं हुआ तो ठीक है जी, हमारी आपकी मर्जी है, लेकिन अपनी बात तो आप दिल के सामने उस वक्त रखें ना जब फैसला हो रहा है। सही बात है, बिल्कुल। और इसमें चौधरी साहब जो रिपोर्ट्स की बात की जाती है, जाली रिपोर्ट्स की, कि जो आपके पास अगर एक सामने रिपोर्ट आ जाए तो डॉक्टर ने तो उसी पे ओपिनियन देना होता है, और आपने क्वेश्चन मार्क सवालात आपने बार बार रिपोर्ट्स पर उठाए, जिसमें कुछ यास्मीन राशिद साहिबा ये कह गए कि जी फवाद डॉक्टर नहीं है, आपकी जानिब से कहा गया कि वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं। इस बहस को एक तरफ रखते हैं, लेकिन क्या इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है? गवर्नमेंट का कोई इरादा है कि कोई बॉडी एक फॉर्म करके कि देखा जाए कि वो रिपोर्ट्स कौन कौन उनके रिस्पॉन्सिबल थे, कहां कहां से आई, कैसे आई, और कैसे वो जाली, जिस तरह बकौल आपके कि वो जाली रिपोर्ट्स थी, क्या इसका क्या तहकीकात होंगी इसकी? देखिए, इसमें तहकीकात तो जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट में इसके ऊपर प्रूफ लॉन्च करना है, क्योंकि देखिए ना पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नवाज शरीफ साहब के जो सैंपल्स हैं वो किसने लिए, वो सैंपल्स कैसे ट्रांसपोर्ट हुए, किस लेबॉर्ट्री में गए, उस लेबॉर्ट्री में टेस्ट कैसे जो है वो किसने किए, कौन लोग थे जिन्होंने, क्योंकि डॉक्टर तफसीर जो थे सर्विसेज हॉस्पिटल के, उनका इंटरव्यू आया, समा टेलीविजन इंटरव्यू आया, उन्होंने तो खुल के ही कह दिया कि नवाज शरीफ साहब के टेस्ट जो हैं वो जाली हैं, और उन्होंने तो वो टेस्ट कभी प्लेटलेट्स के किए ही नहीं। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और एक ये डॉक्टर जो है उन्होंने एक टीवी के ऊपर आके बात की, तो मेरे ख्याल में प्रूफ तो लाजमी ही है। और शहजाद अकबर साहब को पीएम ने ये कहा था कि आप पंजाब गवर्नमेंट के साथ तय करें कि प्रूफ जो है होना चाहिए और बाकी जो मामलात हैं वो होने चाहिए। लिहाजा इसको एक स्ट्रेटजी बन रही है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल विद इन 7-10 डेज जो है ये स्ट्रेटजी मुकम्मल आ जाएगी। तो चौधरी साहब, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने उन्हें फिजिकली देखा, डॉक्टर फैसल ने उन्हें फिजिकली देखा, और जो टेस्ट वगैरह हैं वो तो उनकी रिपोर्ट्स अपनी जगह, लेकिन वो तो खुद कह रहे थे कि ब्लड क्लॉट्स थे, प्लेटलेट्स उनके कम थे। यास्मीन राशिद साहिबा ने उन्हें फिजिकली देखा, तो कम अज़ कम इतना तो उनकी बीमारी ऐसी थी वाकई कि फिजिकली आप लोगों ने बार बार खुद प्राइम मिनिस्टर साहब ने डॉक्टर फैसल साहब को भिजवाया था, तो वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बिल्कुल वो बीमार ही नहीं थे, उन्होंने बीमार करके बाहर ले जाया गया? नहीं, देखिए बात यह है कि मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, और देखिए मेरा तासुर और आपका तासुर तो बनेगा ना कि एक्टिविटीज क्या है। हमने तो ये देखा कि वो यहाँ पर थे, वो उनका हमायती मीडिया और एक डॉक्टर्स जो हैं वो सारे ये कह रहे थे कि इतने सख्त बीमार हैं कि वो हॉस्पिटल क्या, वो जहाज तक भी अगर 24 घंटे भी देरी हो गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमने देखा कि जहाज आया, पहले तो जहाज कहा गया कि एम्बुलेंस आई, बट पता चला कि नहीं, वो लग्जरी प्लेन था, वो आया। उसके बाद नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह खुद जो है वो वहां पे जहाज में सीढ़ियां चढ़ के जो है वो वहां पे गए। उसके बाद लंदन में तो वो बिल्कुल 20 साल के खिलंडरे लड़कों की तरह उन्होंने बिहेव किया। तो हमारा तासुर तो उनकी एक्टिविटी से ये जनरेट हुआ है, हम तो डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन हमारा तासुर ये बना कि जिस तरीके से बताया गया कि वो बीमार है, हरगिज उस तरह के बीमार नहीं थे, और फिर लंदन जाके तो वो बिल्कुल उस तरह बीमार नहीं थे। सो अल्लाह उनको सेहत दे, और जाहिर है कि हम उनकी लंबी जिंदगी के लिए भी दुआ गो हैं, लेकिन हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे पैसे जो लेके गए हैं वो पैसे पाकिस्तान की हुकूमत को वापस करे, क्योंकि वो मेरे और आपके पाकिस्तान के लोगों के पैसे। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, आखिरी सवाल आपसे। एक अहम स्टेटमेंट आज आपने दी कि आप सिर्फ सीएम सिंध को ब्लेम नहीं करेंगे, तमाम जितने भी सीएम्स हैं वो ठीक तरीके से, मतलब मिस गवर्नेंस की आपने बात की, और आपने ये कहा दे शुड वेक अप। अब 3 सूबों में तो 2 में आपकी गवर्नमेंट है, 1 में आपकी इत्तेहादी गवर्नमेंट है, और आप बार बार अपने 2 सूबों पे जहाँ पे आपकी गवर्नमेंट है आप आवाज़ उठाते रहे हैं, खुसूसन पंजाब। फिर क्यों नहीं सुनी जा रही ये बातें, क्यों नहीं इदराक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और प्राइम मिनिस्टर साहब को कि अगर आप पंजाब लूज कर लें तो फिर भूल जाएं पूरे पाकिस्तान को? मतलब पंजाब इस पाकिस्तान, आपको पता है इलेक्टोरली स्पीकिंग। लेकिन ये पंजाब ही की बात नहीं है, मेरा जो क्रिटिसिज्म है वो सिर्फ किसी शख्सियत के ऊपर नहीं है, उस सिस्टम के ऊपर है जो प्रोविंसेस में चल रहा है। देखिए ये 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, और इसको हम बिल्कुल एक मजाक के तौर के ऊपर चला रहे हैं। ना प्रोविंशियल जो चीफ मिनिस्टर्स हैं और चीफ सेक्रेटरीज हैं, लोकल गवर्नमेंट में आप देखिए कि 1 हफ्ता हो गया प्राइम मिनिस्टर जो है वो पंजाब हुकूमत को बार बार कह चुके हैं लोकल गवर्नमेंट के फंड रिलीज करें, क्योंकि मॉनसून है,
लोगों की गलियां खराब हुई हुई हैं, सड़कें हैं, वहाँ चीफ सेक्रेटरी साहब एक दिन मीटिंग करते हैं, फिर दूसरे दिन फिर मीटिंग है, फिर तीसरे दिन फिर मीटिंग है। आज तक जो है वो फंड्स रिलीज नहीं हो सके। और इसके साथ साथ जो सिंध हुकूमत में तो आप देख रहे हैं कराची में जो कुछ हो रहा है। सो जब तक देखिए जो निज़ाम है वो इंसाफ पर मबनी नहीं होगा, जब तक रिसोर्सेज जो हैं वो इंसाफ के ऊपर तकसीम नहीं होंगे, ये मामला ठीक नहीं होगा। और 12 करोड़ की आबादी का सूबा है पंजाब, इस तरह सिंध की आबादी इतनी बड़ी आबादी का सूबा है, और इतना पैसा वहाँ पे जाता है। और फ्रेंकली कोई भी आदमी जो है वो गवर्नेंस जो है प्रोविंशियल गवर्नेंस है। प्रोविंशियल गवर्नेंस फिर क्या है? आप सुबह निकलते हैं, अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, प्रोविंशियल प्रॉब्लम है। जिस सड़क के ऊपर आप चल रहे हैं प्रोविंशियल है। आपने वहां पे डॉक्टर के पास जाना है प्रोविंशियल है, पुलिस के पास जाना है प्रोविंशियल है। अब आप मुझे बताइए अगर चीफ मिनिस्टर डिलीवर नहीं करेंगे कैसे कोई मुतमईन होगा? तो चोई साहब मुख्तसरन बताइएगा, केपी में 7 सालों में और पंजाब में 2 सालों में तो कम से कम कुछ मामला बेहतर हो जाने चाहिए। केपी में तो काफी हद तक जितने भी लोग आते हैं उनकी जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो फ्रेंकली काफी हाई है। और केपी के जितना कहा जाता है उनके ऊपर काफी जो लोग हैं वो समझते हैं कि वो, और फिर पॉलिटिकल इंक्लूजन भी वहां पर है। बाकी जो यहाँ पर इस वक्त जो मामला है बाकी सूबों में खुसूसन और पंजाब में, देखिए इनके प्रॉब्लम यह है कि फंड्स बहुत ज्यादा हैं, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अफोर्ड करने को वो तैयार नहीं है, पॉलिटिकल इंक्लूजन वहाँ है नहीं। तो जाहिर है कि उनके मसाइल हैं और मेरे ख्याल में डेफिनेटली उनको अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको अप करने की जरूरत है। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी फवाद चौधरी साहब की, बड़ी तफसीली उन्होंने नवाज शरीफ की बीमारी पर भी जवाब दिए। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे, अनसंग हीरो की बात करेंगे। जिस तरह से मुख्तलिफ तंजीमें ईदी जिस तरह से काम कर रही है, आज फैसल ईदी साहब जो हैं वो डूबते डूबते अल्लाह ताला ने उन्हें बचाया, वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन एक कमर्शियल ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में होने वाली हालिया बारिशों ने जल थल एक और निज़ाम जिंदगी एक बार फिर धर्म बरम कर दिया है। ऐसे में शहर के सियासी नुमाइंदों की तवज्जो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन पर कम, जबकि एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी पर ज्यादा है। लेकिन यह अफ्ताद भी 2.5 करोड़ आबादी वाले इस शहर के लिए कोई नहीं। माजी में आने वाली जो मुतअद्दिद अफ्ताद थी उसको इस शहर और यहाँ के वासियों ने शिकस्त दी और एक बार फिर अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाया। इस बार भी यकीनन ऐसा ही होगा और इसकी एक बड़ी वजह इस शहर के वो अनसंग या गुमनाम हीरोज हैं जिन्होंने इस शहर को और यहां के शहरियों की फलाह और तरक्की का बेड़ा उठा रखा है। कराची के ये अनसंग हीरोज कौन हैं? यहां के शहरी भी हैं, यहां के इदारे भी हैं। हालिया बारिशों में भी पाक फौज इस शहर की मुश्किलात कम करने के लिए एक बार फिर बरसरे पेकार है। सिर्फ मलीर नदी में सैलाबी रेले से 35 से ज्यादा गोट जो हैं वो मुतासिर हो चुके हैं, जहां पर फंसे लोगों को निकालने के लिए पाक फौज सरगर्म है। सरकारी इदारों के अलावा फलाही इदारे भी इस ऑपरेशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिनका नाम लेना और उनकी काविशों और कोशिशों को खिराज तहसीन पेश करना हमारी सहाफती जिम्मेदारी भी है। अगर ईदी फाउंडेशन की बात की जाए तो फैसल ईदी ने अपनी जान हथेली पर रख ली है। मलीर नदी में डूबते डूबते उन्हें आज बचाया गया। उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर लीड किया, जिसमें उनकी अपनी कश्ती उलट गई, लेकिन खुशकिस्मती से वहां पर जो मौजूद लोग थे उन्होंने उन्हें बचा लिया। मलीर नदी में जो है वो एनी की बोर्ड में बैठ चुके हैं। मेरे साथ ये फैसल भाई हैं और उनकी टीम है। फैमिलीज यहाँ पे काफ़ी परेशान है, लहरों में फंस गए हैं और हमारा इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होने की वजह से जो है ना फिर हम अपने आप को नहीं बचा सके और एक लहर ने हमें, बड़ी लहर थी, उसने हमें उल्टा दिया। तो हमारी जो इन्फ्लेटेबल बोट थी हमने उसको उसकी तरफ हम तैर के चले गए और उसको हम उसकी जो रस्सियां थी हमने उसको पकड़ लिया और आधे घंटे तक हम इसी तरह पानी में तैरते रहे। और फिर वहां से एक मछेरे की कश्ती गुजरी
जो इब्राहिम हिजरी के मछेरे थे उनको हमने आवाजें दी, तो फिर वो हमारी तरफ आए और उन्होंने हमें रेस्क्यू किया। इसी तरह जमात इस्लामी की ज़ैली जमात जो अल खिदमत, उन्होंने शहर की सड़कों पर फंसे हुए शहरियों को बचाने के लिए मुफ्त बस सर्विस चलाई। शदीद बारिशों में घरों में फंसे हुए शहरियों को उन्होंने खुराक भी पहुंचाई। पानी ज्यादा होने की वजह से फंस चुके हैं। लोगों को सहूलत फराहम करने के लिए खिदमत की शटल बस सर्विस चला रही है और ये मुफ्त है। खिदमत के रज़ाकारों ने यहाँ पर रेस्क्यू किया, कई फैमिली को यहाँ से निकाला, रात को भी खाना फराहम किया, दिन में भी किया। उस वक्त भी आप देख सकते हैं शदीद बारिश में अल खिदमत के रज़ाकार यहाँ मौजूद हैं। छिपा के रज़ाकारों ने खड़े पानी में फंसी गाड़ियों और शहरों को रेस्क्यू किया। सैलानी फाउंडेशन की जानिब से भी पानी में घिरे बच्चों को बचाया गया और उनके लिए खुराक मुहैया की गई। जेडीसी की जानिब से भी कराची के शहरियों को रात के अंधेरे और खड़े पानी में खुराक मुहैया करने का मिशन तवातुर से जारी है। नजफ भाई सूरत हाल बताइएगा। आगे आगे पानी नजर आ रहा है और इस वक्त इस तकरीबन रात के 2 बज रहे हैं और हम इस वक्त अंदर इलाकों में इन गलियों में खाना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, लोगों के पास नहीं पहुंचा था कुछ खाना वाना। अभी हम इस दरवाजे पर खड़ा कर आके आपके सामने दे रहे हैं। और इन सबसे बढ़ चढ़ कर कराची की अपनी आवाम का हौसला, हिम्मत और हमदर्दी दीदनी है, उसकी दाद भी देना पड़ेगी। कुछ ऐसे मनाजिर सामने आए जिसमें पानी में घिरे हुए गाड़ियां, बेहोश हो जाने वाले शहरियों को ये जो शहर है उनके बासियों ने कैसे बचाया, जरा मुलाहिजा कीजिए। ये वो मनाजिर नाज़रीन जिनको देखकर इस शहर और यहाँ के शहरियों की हिम्मत और हौसले को सलाम करने को दिल चाहता है। ये हौसला कैसे जवान रहता है, इस पर तफसीली बात करेंगे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल ईदी साहब, पहले तो जितना भी आपको खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है और अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम कि आज आपकी जान भी बच गई। ये हुआ क्या था और क्या कल से कराची के शहरियों पर गुजर रही है? आपको तो आज डूबते डूबते बचाया गया। जी बिल्कुल, आज हम जो है वो 8 अफराद लापता थे। ये मलीर नदी में कोरंगी साइड से हमने अपनी कश्ती उतारी और हमारे साथ MPA थे सिंध असम्बली के, राजा अजहर PTI के MPA थे, वो भी हमारे साथ रेस्क्यू काम में जो है वो हिस्सा ले रहे थे और हम कश्ती में जो है उन 8 अफराद को झाड़ियों में और मुख्तलिफ जगहों पे दरिया के साथ साथ तलाश कर रहे थे। फिर हम जब बिल्कुल एंड तक, समंदर तक जब हम पहुंचे तो हमने इरादा किया कि हम अपनी कश्ती को सी व्यू से जो है वो ऊपर ले लेंगे। तो हम समंदर की तरफ जब निकले तो हम बहुत ही तेज लहरें थीं और बहुत ही तूफानी जो है वो लहरें थीं, जिसकी वजह से हमारी कश्ती में पानी भर गया और वो उलट गई और हमारा इंजन बंद हो गया। इसकी वजह से हम फिर कश्ती में हमारा काबू खत्म हो गया और उसके बाद फिर वो उलट गई और आधे घंटे तक हम फिर जो है वो पानी में तैरते रहे।
वहाँ से गुजरे, वहाँ से जो मछेरे होते हैं वो गुजर रहे थे, हमने उनको आवाज़ें दी तो उन्होंने हमें देखा और हमें जो है उन्होंने रेस्क्यू किया आधे घंटे के बाद, और फिर उन्होंने हमें इब्राहिम हैदरी की जेटी तक पहुँचाया। उनका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ने हमें मौका दिया, दोबारा से जिंदा बच गए और उनको वसीला बना के भेजा हमारे। फैसल साहब, ये तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र, लेकिन ओवरऑल फैसल साहब बताइए कि क्या सिचुएशन है रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से भी, और बारिशें भी अभी तक चल रही हैं, तो शहर में क्या हो रहा है? मतलब सिंध हुकूमत भी देखें, ये ऐसे कुदरती आफात होती हैं, बारिशें होती हैं, अगस्त में 90 साल रिकॉर्ड टूट चुके हैं बारिशों के, तो सब ने मिलकर इस शहर का जो अभी संगीन ये मसले मसाइल बने हुए हैं उससे निकलना है। एक मैसेज आपकी तरफ से चाहिए कि जो सियासी वाबस्तगियां हैं उससे बालातर होकर जो है इस शहर को इन मसाइल से निकाला जाए। बिल्कुल, सारे जितनी भी NGOs हैं, सियासी पार्टियां हैं, सब मिलजुल के जो है वो अपने अपने हलकों में, अपने अपने इलाकों में भरपूर तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इनके वसाइल कर रहे हैं। हमारे इदारे बहुत कमज़ोर हैं, उनके पास वसाइल नहीं है, इसके बावजूद जो है वो लोग अपनी मदद आपके तहत और इदारों के साथ और सरकारी महकमों के साथ मिल के जो है वो कोशिशों में लगे हुए हैं ताकि पानी कम हो, नशीबी इलाकों से जो है वो निकाला जा सके। और जो लोग बेचारे नकल मकानी करके बैठे हुए हैं उनको खाना भी जो है वो हम लोग पहुंचा रहे हैं और दूसरे इदारे भी पहुंचा रहे हैं ताकि उनकी इस तकलीफ में उनकी राहत का जरिया बन सके। ठीक, अच्छा फैसल साहब ये बताइएगा, अब चूंकि रिलीफ एक्टिविटीज़ तो हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त सबसे संगीन मसला आपको क्या आ रहा है? काफ़ी सारे लोग बेघर भी हो गए होंगे, लोगों को खुराक पहुंचानी है, उन्हें सर ढांपने के लिए छत भी चाहिए। सबसे संगीन इस वक्त मसला क्या है जो आप अपील करना चाहेंगे वफाकी हुकूमत से भी और सिंध हुकूमत से भी कि उसकी उस तरफ तवज्जो दी जाए? हम सब अपनी अपनी कोशिशों से लगे हुए हैं, वफाक को भी और सूबाई और सिटी तीनों गवर्नमेंट को जो है वो कराची को देखना चाहिए, क्योंकि कराची बहुत ही मुसीबत में है, बुरी हालत में है, और इसकी खराबी की वजह जो है वो तीनों, वफाक भी है, सूबा भी है और मैं समझता हूँ सिटी गवर्नमेंट भी है। और हमें अपने डिफरेंसेस और हमने अपनी कमजोरियों को ख़त्म करके अब जो है वो अगर इस शहर को बचाना है, मदद करनी है, तो खुलूस नीयत से जो है वो हमें काम करना चाहिए। फैसल ईदी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। बड़ा अहम फैसल ईदी साहब बिल्कुल आज अपनी जान पे खेल गए, जिन्होंने आपने देखा किस तरह 8 जो लोग थे वो तकरीबन आधे घंटे तक तैरते रहे, फिर मच्छरों ने उनकी ज़िंदगी बचाई और उन्होंने बड़ा एक ज़बरदस्त मैसेज जो है वो जाते जाते कि चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, सिंध हुकूमत हो या सिटी गवर्नमेंट हो, खुदारा अब एक पेज पर आकर कराची के अवाम के जो मसाइल हैं, स्पेशली निकासी आब है या बारिशें हैं, पीने का साफ़ पानी है, ये तमाम मामला जो है जितना जल्दी हल वो कर सकें वो करें। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, कोरोना फिर से सर उठा रहा है, सियाती मकाम जो है नारान, उसमें कोरोना केसेस सामने आने के बाद अब गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान से भी तशवीशनाक खबरें आ रही हैं। खुसूसन बलूचिस्तान में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं अचानक उनमें बड़ा इजाफा देखने में आया, जहां 11 अजला में 24 घंटों के अंदर 104 नए केसेस सामने आए हैं। गिलगित बल्तिस्तान जहां हाल ही में सियाहत की इजाजत दी गई, वहां भी कोरोना केसेस में इजाफे की इतलात हैं। पंजाब के 6 शहरों में मखसूस जो इलाके हैं उनमें माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज भी कर दिया गया है, जबकि 4 दिन पहले इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर ने भी इस खदशे का इजहार किया कि केसेस बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए एक पब्लिक सर्विस मैसेज है, आपसे भी यही अपील है कि कोरोना इज हेयर, कहीं नहीं गया, अभी तक यहां पर है, तो खुदारा मास्क भी पहने और हाथों को भी बार बार सैनिटाइज करें और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आप यकीनी तौर पर आप इंश्योर कर भी रहे होंगे, लेकिन ज्यादा इंश्योर करें क्योंकि सियाती मकामात पर बहुत ज्यादा रश है। इसके अलावा भी किसी भी शहर को आप उठा के देख लें तो अभी इस वक्त अवाम जो हैं वो SOPs उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे, थोड़े से लेट बैक हो गए हैं। अगर हम हमसाया ममालिक की बात करें, इंडिया की UAE भी अभी ये सोच रहा है कि रात का वहां पे कर्फ्यू लगा दिया जाए। कुवैत में भी कुछ नए केसेस सामने आए हैं। तो हमारी अपील आपसे यही है कि अपना जो एहतियात है वो जारी रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, धोते रहें बार बार, और जो सोशल डिस्टेंसिंग है एक दूसरे से फासला रखें, हाथ और गले ना मिलाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। आज के पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @बड़ी बात। मुझे मेरी टीम समेत इजाजत दीजिए। खुदा हाफ़िज़।